हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, इसमें काफ़ी कुछ इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल बच्चे ये जो टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है या पढ़ना चाहते हैं, डाउट्स रह गए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे लेक्चर्स के लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चे, पहला टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये बताने से पहले एक टर्म जान लेना ज़रूरी है जो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं, एरिया। एरिया क्या चीज़ होती है भैया? एरिया को तो फॉर्मूले अलग अलग शेप्स के लिए क्या होते हैं वो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे एरिया नहीं, एरिया वेक्टर पढ़ा रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। आज तक आप लोगों को ये पता था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बच्चे, अगर हम आज तक आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एक इस तरीके से रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, अगर हम इसका एरिया निकालें, चलो एरिया निकालने से पहले यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस बना देते हैं और बाहर की तरफ बना देते हैं z एक्सिस। बच्चे, अभी तक अगर आपको इसका एरिया का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप एरिया का फॉर्मूला लिख देते थे लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपली आप उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, इससे इसका एरिया निकल आता था। लेकिन बेटा अभी चूंकि इसे वेक्टर क्वांटिटी माना गया है तो इसे हम ऐसे ना लिख के, हम इसे प्रोडक्ट तो लेंगे, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट तो लेंगे, लेकिन सिंपल प्रोडक्ट नहीं, कैसा? वेक्टर प्रोडक्ट। याद है 11th क्लास में आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, A क्रॉस B, C क्रॉस D, तो यहाँ पे भी L क्रॉस B लेंगे। ऐसे लेने पर बेटा मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें अगर आप इसको आगे सॉल्व करें तो यही फॉर्मूला आने वाला है, लेकिन ऐसा लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि इससे इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएंगे और डायरेक्शन भी निकाल पाएंगे। चलिए पहले मैग्नीट्यूड देखें क्या निकलेगा। बच्चे, अगर हम इसका एरिया का मैग्नीट्यूड निकालें जिसे हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली A क्रॉस B का फॉर्मूला होता था ए बी साइन थीटा। ऐसे ही L क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होगा? एल बी साइन थीटा। बेटा लेकिन L और B के बीच अगर एंगल देखा जाए तो कितना है? 90। तो यहाँ पे थीटा में लिख देंगे हम साइन 90, और साइन 90 तो कितना होता है? 1। तो देखो क्या फॉर्मूला आ गया, देखा वही फॉर्मूला आ गया एरिया के मैग्नीट्यूड का जो पहले आ रहा था, जो बचपन से पढ़ रहे थे, L इंटू बी, अब भी आ गया L इंटू बी। लेकिन क्योंकि हमने इसे ऐसे लिखा है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, और जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है प्यारे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कौन से रूल से निकाला है आप लोगों ने 11th क्लास में? जी हाँ, कौन से रूल से? कौन से रूल से? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, किसी से भी निकाल सकते हैं। चलिए पाम रूल से कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सीधे हाथ को इस तरीके से फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं और फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखते हैं? जो पहला वेक्टर है उस डायरेक्शन में फिंगर्स रखते हैं और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अपने पाम को घुमाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है उससे हमें उसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन मिलती है। तो चलिए, जैसे लेंथ इस डायरेक्शन में है, लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो आप देखिए लेंथ की डायरेक्शन में आप लोग लेंथ के डायरेक्शन में फिंगर्स रख लीजिए ऐसे, और ब्रेथ के डायरेक्शन में अपनी पाम को अगर घुमाएं तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ कौन सी एक्सिस है? बाहर की तरफ z एक्सिस है, तो अंदर की तरफ माइनस z एक्सिस है। तो बताइए कि अगर हम L क्रॉस B का डायरेक्शन पूछें, यूनिट वेक्टर पूछें, तो अगर बाहर की तरफ होता तो हम z डायरेक्शन के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं? k कैप। तो अंदर की तरफ क्या लेते? माइनस के कैप। तो अगर बेटा कोई भी एरिया वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसका दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन।
तो बेटा मैग्नीट्यूड की जगह तो L इंटू बी लिख देंगे, और डायरेक्शन अभी आपने देखा L के डायरेक्शन में फिंगर्स और B के डायरेक्शन में पाम घुमाए, तो अंदर की तरफ कौन सा आया, बाहर प्लस के कैप, अंदर माइनस के कैप। इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपने ये देखा कि जो एरिया का डायरेक्शन आया वो L और B, L क्रॉस B के परपेंडिकुलर आया। कहाँ, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। बेटा ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ भी हो सकता है परपेंडिकुलर, और बाहर की तरफ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बाहर की तरफ? बच्चे L का डायरेक्शन आपने ये लिया, ये ना लेने के बजाय L का डायरेक्शन अगर ये ले लेते और B का डायरेक्शन इस तरीके से, ब्रेथ का डायरेक्शन ये ले लेते, तो अब ज़रा देखिए L से B की तरफ अपना पाम को घुमाएं तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, और बाहर Z एक्सेस है, और Z एक्सेस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, प्लस के कैप। तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो हो गया L क्रॉस B, और डायरेक्शन प्लस के कैप भी आ सकता है। लेकिन चाहे माइनस के कैप हो चाहे प्लस के कैप हो, दोनों ही केस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, और ये दोनों ही डायरेक्शंस बिल्कुल सही माने जाएंगे। जैसे बच्चे आप ये देखें, यहाँ तो हमने प्लस के कैप की तरफ डायरेक्शन आ गया, Z एक्सेस के अलॉन्ग डायरेक्शन आ गया। ऐसे ही अगर मैं ये डायग्राम बना दूँ तो ज़रा इसमें बताइए, जैसे मान लें ये X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है, और ये Z एक्सेस है। यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दिया। चाहे रेक्टेंगल बना दूं, चाहे स्क्वायर बना दूं, चाहे सर्किल बना दूं, कोई भी चीज़ अगर मैंने ले ली, चलो अभी रेक्टेंगल ले लें, तो बताइए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, ज़रा देखिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखें, ये जो सरफेस है वो XZ प्लेन में रखा है। XZ का मतलब ये इस तरीके से मेरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा है, और इसका अगर परपेंडिकुलर बनाएं तो या तो ऊपर की तरफ आएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा या तो ऊपर की तरफ होगा, ए वेक्टर या तो ऐसे होगा या फिर इसके परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही अगर ये डायग्राम बना दूं तो ज़रा इसमें बताइए कि अगर ये इस तरीके से मैंने ऐसे बना दिया, अभी ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, मतलब ये Y एक्सेस है, ये X एक्सेस है, ये Z एक्सेस है। तो बच्चे ये आप देखिए, जैसे इसमें ऊपर की तरफ आया या नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया तो Y एक्सेस के अलॉन्ग हम लिख सकते हैं प्लस J कैप, और नीचे की तरफ माइनस वाई आया तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस J कैप। ऐसे ही ये प्लेट इसमें ऐसे रखी थी, ये प्लेट इसमें ऐसे रखी है, और ये प्लेट इसमें YZ प्लेन के अराउंड रखी है, यानी ऐसे रखी है। तो अगर हम ये जो बाहर की तरफ रखी हुई है, अगर इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लें तो या तो ऐसे, इसकी परपेंडिकुलर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। अगर ऐसे होगी, आगे की तरफ होगी तो पॉजिटिव X एक्सेस के अलॉन्ग हो गई, और पीछे की तरफ होगी तो नेगेटिव X एक्सेस के अलॉन्ग हो गई। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर पूछूं तो यहाँ पे हो गया प्लस I कैप, और यहाँ पूछूं तो माइनस I कैप। बात समझ पा रहे हैं? तो अब से इस चैप्टर में एरिया को आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मानना है, जिसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और दे देता हूँ बेटा, जैसे मान लें ये इस तरीके से यहाँ एक सर्किल है, इस तरीके से, जो कौन सी प्लेन में रखा है, बताइए कौन सी प्लेन में रखा है, ऐसे XZ प्लेन में रखा है, यानी ये ऐसे रखा हुआ है। अगर हम इसका एरिया पूछें कि एरिया कितना होगा, एरिया वेक्टर कितना होगा, तो आप देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी। ये सर्किल है तो सर्किल के एरिया का एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर इसका रेडियस r है भैया तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा πr², और डायरेक्शन क्या आएगा, मान लें यहाँ तो मैंने X एक्सेस, Y एक्सेस, Z एक्सेस लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे X लें या Y लें, चलो यहाँ Z ले लेते हैं, यहाँ Y ले लेते हैं। तो बताओ जरा इसका एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन आएगा, इस सरफेस के, जो सरफेस ऐसे रखा है, इसके या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। चलो अगर ऊपर की तरफ ले लूँ तो पॉजिटिव Z एक्सेस के अलॉन्ग आया, पॉजिटिव Z एक्सेस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, K कैप। तो यहाँ पे A कैप की जगह क्या लिख देंगे, K कैप। और अगर नीचे की तरफ लेते नेगेटिव Z एक्सिस के अलॉन्ग तो इसका यूनिट वेक्टर क्या ले लेते, माइनस K कैप। बात समझ पा रहे हैं?
मैंने एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माना है, सिर्फ जो भी एरिया होते हैं उसमें डायरेक्शन के बारे में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, लेकिन उसके फॉर्मूले कोई भी चेंज नहीं होंगे। जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो स्क्वायर का फॉर्मूला एल स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल का जो पहले पढ़ा था वही रहेगा, फॉर्मूले वही हैं, बस डायरेक्शन आप और जान गए कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। चलिए बच्चे, ये तो मैंने बात करी एरिया वेक्टर की, कौन सी फिगर्स की, 2D फिगर्स की। अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर किसके लिए, 3D फिगर्स के लिए। चलो 3D फिगर्स जैसे क्या हो गई बच्चे, 3D फिगर हो गई जैसे एक क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, या स्फेयर हो गया, ये 3D फिगर्स हैं। अगर क्यूब होता इस तरीके से, जैसे मान लें ये मैंने क्यूब बनाया इस तरीके से, ये क्यूब है या क्यूबाइड मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, ये इस तरीके से है। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ये इस तरीके से एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई और बाहर की तरफ जेड। बेटा एक बात फिर से सुन लीजिए, जनरली हम लोग ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे लेते हैं, बट ये कोई रूल नहीं होता कि एक्स इधर ही होती है वाई इधर ही होती है, किधर भी कोई भी एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सेस लिए उसके हिसाब से ही अपना आंसर को बताएंगे आप। चलिए अगर हम बात करें इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, तो बेटा कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4, एक इधर उधर वाला, दूसरा तीसरा ऊपर नीचे वाला और एक आगे और पीछे वाला, इस तरीके से 5 फेसेस हैं। ठीक है, बात करें अगर हम पहले फेस की, पहला ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं, तो बेटा ये जो पहला फेस है, पहले फेस का एरिया ये इस तरीके से मैं ऐसे बना देता हूँ, ये पहला फेस ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। लेकिन 3D फिगर्स में बेटा एक स्टैंडर्ड लिया जाता है कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा बॉडी के आउटवर्ड ही लिया जाता है। इसका एरिया बाहर भी ले सकते थे, अंदर भी ले सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से, नियम के हिसाब से कहाँ लेंगे, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A1 वेक्टर जो बाहर की तरफ होगा, कौन सी एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। जैसे 2D फिगर ली थी, अगर ये सिंपल एक खुला हुआ पेपर होता, सिंपल ऐसा पेपर होता, तो बाहर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, इधर भी इधर भी, लेकिन 3D फिगर में बॉडी से जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड ही लेना है। ओके, ऐसे ही दूसरा ये वाला सरफेस मान लें बेटा, दूसरा ये सरफेस देखिए, ये सरफेस इस तरीके से ऐसे यहाँ पे रखा होगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर भी होगा इधर भी होगा, लेकिन कौन सा ही लेंगे, सिर्फ बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ। ऐसे फिर इस सरफेस का बताइए कि इधर की तरफ होगा, ये जो ऊपर ऐसे रखा हुआ है ऑब्वियसली बाहर की तरफ A3 वेक्टर, और ऐसे ही नीचे वाले सरफेस का जो नीचे है इसका बाहर की तरफ कहाँ हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से A4 वेक्टर। ऐसे ही एक जो आगे सरफेस है, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है 5th सरफेस जो ऐसे है सामने बोर्ड पे, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और ऐसे ही जो पीछे है उसका अंदर की तरफ। तो ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ये जो बाहर की तरफ सरफेस है इसका पॉजिटिव जेड एक्सिस और पीछे वाले का नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर का, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसकी साइड A है तो साइड A है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा A², और इसका डायरेक्शन आगे की तरफ है एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, किससे, आई कैप से। बच्चे 11th की बात है, शायद थोड़ा भूल गए होंगे, लेकिन दिमाग पे जोर डालिए, याद आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं पूछता जाता हूँ वहाँ बैठे बैठे आप अपने मुंह से बोल बोल के याद करते जाइए। चलिए, तो ये A1 हो गया, ऐसे A2 A3 कोई भी अगर आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। ऐसे बच्चे अगर हम क्यूब की बजाय इस तरीके से ले लें, चलो अब की बार मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले ली और यहाँ जेड एक्सिस ले ली, और बाहर की तरफ जो बोर्ड से ये बना तो मैं इधर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सिस इधर की तरफ नहीं है, कहाँ है, बोर्ड से बाहर की तरफ कौन सी, एक्स और जेड तो हो गई, अब कौन सी होगी, वाई। देखिए ज़रा, अगर मान लें ये इस तरीके से एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के 3 तरीके के एरिया हैं, यहाँ पे 3 एरियाज हैं। एक तो ऊपर वाला,
एक नीचे वाला और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जैसे सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एक ऊपर वाला ये एरिया, एक नीचे वाला फ्लैट एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तीनों के अगर डायरेक्शन पूछें तो बताइए इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कहाँ? ऐसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ? इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो ऊपर से फ्लैट है कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। बात समझ पा रहे हैं? ये एरिया वेक्टर हो गया, लेट इट बी A1 वेक्टर। ऐसी इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हो तो सकता था, लेकिन 3D फिगर्स में हमेशा कहाँ लेना है? सरफेस से बाहर की तरफ, आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेना है। ये हो गया A2 वेक्टर। ऐसे ही बेटा ये अगर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आप देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का ये इस तरीके से मैंने ये छोटा सा पार्ट ले लिया, ऐसे ये छोटा सा पार्ट ले लिया, कर्व्ड है तो इसका एरिया वेक्टर बनाएं तो इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये पेन है, अगर मैं यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बनाऊं तो कैसा बनेगा? इससे बाहर की तरफ निकलता हुआ ऐसे। तो मैं यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ A3 वेक्टर। लेकिन बेटा एक बात है, ये जैसे मैंने पूरा एरिया लिया तो A लिख दिया, लेकिन अगर हम कहीं पे छोटा सा एरिया लेते हैं तो यहाँ पे A लिखने की बजाय क्या लिखते हैं? DA। पूरा एरिया ले रहे हैं तो A लिखिए, छोटा एरिया ले रहे हैं तो D लगाना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे कि स्फीयर। बेटा एक बॉल है, इस तरीके से एक बॉल है। अच्छा एक बात इसमें एक और सुन लीजिए, मैंने इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया इधर से लिया था तो इसका एरिया वेक्टर इधर आया, लेकिन अगर सामने से लिया होता, यहाँ पे एरिया लिया होता तो इसका एरिया वेक्टर आगे आता, यहाँ से लिया होता तो इसका एरिया वेक्टर इधर आता। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। लेकिन एक बात है, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, होंगे तो सारे एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स ही। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज directed perpendicularly outwards to the surface of 3D figures। फिलहाल चलिए अभी ले लेते हैं हम स्फीयर। एक स्फीयर है इस तरीके से, x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस। चलिए एक स्फीयर है, स्फीयर ऐसे एक गेंद है, गेंद के सरफेस पे आपको अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूँ तो ऑब्वियसली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। अगर आउटवर्ड्स बनाना है परपेंडिकुलरली तो आप क्या करेंगे? सेंटर से एक इमेजिनरी इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे, बाहर की तरफ रेडियस के अलॉन्ग ये जो वेक्टर होगा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। इस तरीके से आप देखिए सरफेस के 90 डिग्री पे ऐसा बनेगा। छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो DA लिखेंगे, टोटल एरिया ले रहे हैं तो A लिखेंगे। अच्छा एक बात और, एरिया को कई बुक्स में A से डिनोट किया गया है और कई बुक्स में S से भी डिनोट किया गया है, तो हम यहाँ पे S से भी डिनोट कर सकते हैं। बोले सर S से काहे को? बेटा A से एरिया, S से सरफेस एरिया, इसलिए S से भी डिनोट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, जिससे डिनोट करना चाहें उससे कर सकते हैं। फिलहाल ये उम्मीद है कि एरिया वेक्टर अच्छी तरीके से दिमाग में घुस गया होगा कि क्या डायरेक्शन लेना है एरिया वेक्टर का। चलिए अभी बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है भैया? बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ द मेजर ऑफ number of electric lines of force, electric lines of force या electric field lines passing through a given surface normally to it। नॉर्मली कह लो चाहे परपेंडिकुलरली कह लो, नॉर्मली टू इट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है बेटा? बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा मज़े गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने में ही आते हैं, बच्चों को भी बहुत मज़े आते हैं। तो अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको ध्यान से समझिए। पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद यू विल फील
वेरी मच कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चैप्टर के बाद आखिरी में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिक लेवल के भी, हायर लेवल के भी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी लेवल के क्वेश्चन हो मेरे चाहे आपकी बुक के, चुटकियों में आप अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। फिलहाल चलिए बात आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक गिवन सरफेस है, चाहे वो 2D सरफेस हो, चाहे 3D सरफेस, मतलब 3D फिगर का सरफेस हो, चाहे 2D फिगर का सरफेस हो, किसी भी एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो रही हैं, वो जिस चीज़ से हमें पता चलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लें कि ये इस तरीके से एक सरफेस है, यहाँ कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, उधर जा रही हैं, ये गई, ये गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई। अगर इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इनविजिबल होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती हैं, मान लें पास हो रही हैं, ठीक है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती हैं। लेकिन अगर उसके रास्ते में मैं इस तरीके से कोई एक सरफेस रख दूं तो उस सरफेस से कुछ लाइंस क्रॉस करेंगी। कितनी लाइंस इस सरफेस से क्रॉस कर रही हैं उसका अगर हम एक आइडिया लेना है तो जिस क्वांटिटी से वो मेज़र पता चलता है उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आप देखिए, मान लें कि ये इस तरीके से एक सरफेस था, इस तरीके से आप देखिए ये एक सरफेस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस तरीके से, जो आप देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, इसके ऊपर भी थी, इसके नीचे भी। डायग्राम के हिसाब से आप ये देख पा रहे हैं कि इस सरफेस से, ये सरफेस मैंने 3D बनाया है, मतलब ये ऐसे नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और ये सरफेस उनके रास्ते में ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा है। बोर्ड है, बोर्ड पे मैं ऐसे बाहर की तरफ नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से परपेंडिकुलर है सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, ज़रा देखिए कितनी पास हो रही हैं, डायग्राम के हिसाब से 3। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है बेटा क्या, फाई। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, फाई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 3, तो इसमें हमने लिख दिया 3। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अंदाज़ा हमें फ्लक्स से पता चलता है। मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो क्लोजनेस है वो भी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डेंस होंगी, पास होंगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा दें। तो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, मान लें इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो सरफेस वही है, सरफेस वही ले रहे हैं, उतना ही बड़ा सरफेस है ये इस तरीके से, लेकिन अब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ज़्यादा हो गई हैं, मतलब और पास हो गई हैं। तो आप देखिए ज़रा, अब देखिए ज़रा कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम सरफेस से पास होती हुई बढ़ गई, कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 5 हो गया। यानी आप देख रहे हैं मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एक बात तो आपने जान ली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जी हाँ, कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या इतने से आप ये और बता सकते हैं मुझे कि कौन सी और दूसरी क्वांटिटी बढ़ाई जाए तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाए, दिमाग लगाइए। जी हाँ, शायद आपने सही बताया। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी मैंने प्लेट ली है, सर्कुलर प्लेट, इससे प्लेट और बड़ी कर दूं, बड़ी कर दी, लीजिए क्या बढ़ा दिया, एरिया इंक्रीजेस, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया, बड़ी प्लेट ले ली, ये देखिए बड़ी प्लेट। बच्चे अगर हमने बड़ी प्लेट ले ली तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखी जो थी, लेकिन ऐसा करने से आप देखिए कि पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी 1 2 3 4 5, लेकिन एरिया बढ़ा दिया तो अब इस सरफेस से पास होने वाली, क्रॉस करने वाली लाइंस भी बढ़ गई। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे भी डिपेंड करता है? जी हाँ, एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है। मोर द एरिया मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं उसका नंबर तो लिख दिया कि यहाँ 3 पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो गया। 5 पास हो रही हैं तो 5 हो गया। बच्चे, असलियत में ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कहना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। बेटा, मैंने कहीं भी नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नंबर ऑफ लाइंस गिन के नहीं आता है। ये नहीं कितनी लाइंस पास हो रही हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। ज़्यादा फ्लक्स है तो ज़्यादा पास हो रही होंगी, कम फ्लक्स है तो कम लाइंस पास हो रही होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेवर इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, ये नहीं कहेंगे कि नंबर के बराबर है 1 2 3 4 5। बस एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमें पता चलता है कि उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वहाँ पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बोले सर, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर नहीं है तो फिर इक्वल टू किसके है? इक्वल टू किसके है? बोले भैया, बोले कि ऐसा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो बोले ऐसा करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना दो। प्रोडक्ट, किस चीज़ का प्रोडक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसका? एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी फाइंड, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। लेकिन एक बात है बेटा, जैसे मैंने ये डायग्राम्स बनाए हैं, इन डायग्राम के हिसाब से तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये सही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हुई तब क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन, इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली टू इट। यानी हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या होगा? तब क्या होगा? प्यारे बच्चे, बहुत गहराई में जाके मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग, इतने प्यार से कहीं भी किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, वहाँ डायरेक्ट समझा दिया है। इसलिए जैसे मैं प्यार से समझा रहा हूँ, अंदर बिल्कुल डूब के आप भी उसमें डूब जाएं और अच्छे से समझें। अंदर तक बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। देखिए, मान लें ये सरफेस है, इस तरीके से सरफेस हमने वैसा ही ले लिया, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके परपेंडिकुलर ना हो के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर भी था। एरिया वेक्टर कैसे होता है? सरफेस के 90 डिग्री पे, सरफेस ऐसा था तो एरिया बाहर की तरफ निकलता हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इन दोनों के बीच एंगल कितना था? 0 डिग्री। एंगल तो 0 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये मत कह देना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 है ई और ए के बीच। ई और ए के बीच एंगल 90 नहीं है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा? इसके भी इसी के परपेंडिकुलर आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों में सेम डायरेक्शन होने की वजह से कितना एंगल होगा? 0। यहाँ पे इन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है। मान लें 0 नहीं है, मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, और
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दी इस तरीके से, ठीक है। और एरिया किस डायरेक्शन में होगा, ये सरफेस ऐसा रखा है तो एरिया वेक्टर तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। चलो एक ज़रा कम कर दे रहा हूँ, थोड़ा साफ सुथरा लगने लगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच अब की कितना एंगल है, लेट इट बी थीटा। तो इस केस में अगर जैसे हमने फ्लक्स निकाला था तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ले लिया था, यहाँ पर भी फ्लक्स निकालने के लिए प्रोडक्ट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का ही। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में लेनी है, सरफेस के नॉर्मली। यहाँ तो सरफेस के नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी तो ई लिख दी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लें नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, तो आप देखिए क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई लिखी है क्या ये इस सरफेस के 90 डिग्री पे, सरफेस तो ये है और ये ऐसे जा रही है क्या इसके 90 डिग्री पे, नहीं। अगर हमें 90 डिग्री वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक इधर और एक इधर। बताइए ये थीटा है, ये ई है, तो ये अगर ई है तो इस डायरेक्शन में कितनी होगी, ई कॉस थीटा, और इधर के डायरेक्शन में कितनी होगी, ई साइन थीटा। तो ज़रा आप ये बताइए ये जो सरफेस था, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ई साइन थीटा, ई या ई कॉस थीटा? जी हाँ बिल्कुल, सरफेस के नॉर्मल में आई ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ई ना लिख के क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे एरिया कितना है इसका, ए। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा, जिसकी वजह से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान आया कुछ 11th क्लास में, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये ए बी कॉस थीटा जैसे 11th क्लास में लिखते थे, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख देते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे यहाँ पे ई ए कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है एक्चुअल वो आप ये लगाएंगे। ये ऐसा फॉर्मूला है जो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, वहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डाल दें, इस केस में यहाँ पे थीटा, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, ये देखिए ये ही आ गया। एक बात कुछ बच्चे को कह रहे हैं कि सर इस ई साइन थीटा का क्या करें, बच्चे ई साइन थीटा का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये इस सरफेस को क्रॉस ही नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस सरफेस से पास ही नहीं होंगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है। इसका क्या करना है एक बार डिटेल में मैं अभी इसके बाद बता रहा हूँ। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपके पास फॉर्मूला आ गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा। अब इसके बाद हम इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी, इसके डायमेंशंस क्या होंगे। चलिए देखते हैं भैया इसका स्पेशल केस पहले। स्पेशल केस ये है इसका पहला स्पेशल केस कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने अभी बनाया था, एक बार फिर से बना दे रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके उसकी पिक्चर छप जाए। ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़रा देखें कि फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आएगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। चलिए मैं बाहर की तरफ ले रहा हूँ। इसका एरिया वेक्टर भी जैसे ये ले लिया एरिया, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, ये इस तरीके से एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की। कितना एंगल है दोनों के बीच, कितना एंगल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो फ्लक्स कितना हो गया, ई ए कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, तो फॉर्मूला हो गया सिंपली ई ए। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है भैया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल है। अब ये पैरेलल का क्या मतलब है भाई साहब? पैरेलल का मतलब ये है कि जैसे मान लें कि एक कागज़ ले लेते हैं, चलिए कागज़ मैं उठा लूँ, ये इस तरीके से ये कागज़ है बेटा प्यारे, इस तरीके से, जैसे इस केस में तो सरफेस ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी। अभी इस केस में सरफेस इस तरीके से ऐसे मैं रख रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल हैं, यानी ऊपर से नीचे ऐसे जा रही हैं या ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस हो जा, इसके आगे से और इसके पीछे से निकल जा रही हैं। डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आए, ऐसे इसके सामने से होती हुई निकल जा रही हैं। सामने से होती हुई अगर निकल जा रही हैं तो आप देखिए बाहर से ही बाहर निकल गई, तो क्या कोई मुझे बता सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस सरफेस से कितना क्रॉस करेंगी, कितना इसको क्रॉस करती हुई, इसको बीच में से निकलती हुई आगे पार कर जाएंगी? बेटा अगर ऐसे पैरेलल जा रही हैं तो एक भी लाइन इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। वो तो तब क्रॉस करती जब इसके कुछ एंगल पे होती, ऐसे होती, ऐसे होती, ऐसे होती, लेकिन पैरेलल हैं तो इस सरफेस को एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इस सरफेस से पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर वैल्यू पूछूं कितनी होगी, तो कितनी होगी? बिल्कुल 0 होगी। निकाल के भी देख सकते हैं, जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैथमेटिकली कैसे 0 आएगा? देखिए इस सरफेस का, ये सरफेस इस तरीके से ऐसे रखा है मान लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, इसके पैरेलल चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर मैं ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ज़रा देखिए, ये cos 90, और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है आपका 0, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लिया कि फ्लक्स 0 आ जाएगा। बात आई सर इसकी यूनिट बता दीजिए। तो भाई और बहनों, इसका यूनिट कैसे निकालें आप अपने आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। चलिए यूनिट देखते हैं। यूनिट बच्चे, यूनिट की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है, ई ए कह लो या ई ए कॉस थीटा कह लो या ई डॉट ए कह लो, चलो ई डॉट ए कह ले रहा हूँ। ई डॉट ए, इसकी और इसकी यूनिट डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? याद है, अभी तो पढ़ी है 12th क्लास में। फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है। या फिर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। अगर हम यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लगाएं, वोल्ट पर मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगी? वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत काम देती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आप रटना चाहें रट लीजिए, नहीं तो कभी भी फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल के, यूनिट्स डाल के किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। हालांकि ऑन टिप्स आपको याद होनी चाहिए, फ्लक्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए अब बात आई सर इसकी डायमेंशंस। चलो डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए, तो दोनों की डायमेंशन डालो। डायमेंशन डालने के लिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसका एरिया का फॉर्मूला, चलो एरिया ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। बच्चे सबके डायमेंशन डाल दो, फ्लक्स के आ जाएंगे। फोर्स के डायमेंशंस फिर से जाना पड़ेगा 11th क्लास में, फर्स्ट यूनिट में, डायमेंशनल एनालिसिस में, डायमेंशनल एनालिसिस में। याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो सुन लो। फोर्स के डायमेंशन होते हैं mL/T-2। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q=IT, तो इसके डायमेंशन हो जाते हैं AT। और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके डायमेंशन हो जाते हैं L²। तो ये हो गया आपका mL3, ये T ऊपर जाके T-3 और A-1, ये इसके डायमेंशंस हो गए। बात समझ पा रहे हैं? ओके
ओके बेटा, तो ये जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा बताया, अभी तक हम गॉस थ्योरम पे नहीं पहुंच पाए। चलिए गॉस थ्योरम आने ही वाली है, पहले एक चीज़ थोड़ा सा और बता दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अभी मैंने आपको सारा बताया है, ये किस तरीके की फिगर्स के लिए समझाया था? अभी 2D फिगर थी, ये प्लेन सरफेस है, इस तरीके से ये प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस। बेटा अब ये प्लेन सरफेस ना होके, 2D फिगर ना होके, अगर ये 3D फिगर हुई इस तरीके से, लेंथ ब्रेथ हाइट मोटा कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। बहुत फ़ायदेमंद है जब आप न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, तो ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो बहुत आसान हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चे, 2D फिगर के बाद 3D फिगर में सबसे पहली फिगर हम लेते हैं क्या? क्यूब लेते हैं। जैसे मान लें ये इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। तो बेटा एक क्यूब है, मान लें वो क्यूब कहाँ रखा है? इस तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है भैया, एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है, इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। और मान लें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस तरीके से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वो भी कैसी? एक्स एक्सिस से अलॉन्ग। कैसे पता चलेगा आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो एग्जाम में दे देंगे, क्वेश्चन में दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6 आई कैप न्यूटन पर कूलम, या फिर E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ऐसे दे देंगे। तो बेटा आप देखिए, ये मैग्नीट्यूड दिया, ये डायरेक्शन दे दिया। मैग्नीट्यूड जैसे 6 है और डायरेक्शन में आई कैप लिखा, आई कैप का मतलब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, यानी वाई और जेड एक्सेस के अलॉन्ग नहीं है। और वो भी देखिए मैग्नीट्यूड 6 लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 6 है, हर जगह 6 है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बना दी, जितनी इधर बनाई उतनी इधर बना दी। और इक्वी डिस्टेंट पे बनाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वी डिस्टेंट पे इस तरीके से हमने बना दी। तो अब यहाँ के जो 6 फेजेस हैं, 6 फेजेस का हमने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोला जाए तो देखिए, पहला ये फेस ले रहा हूँ, पहला हमने इस तरीके से फेस ले लिया। पहले फेस में इस तरीके से आप देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इसका अगर एरिया देखें तो एरिया अंदर की तरफ लेंगे, बाहर की तरफ? जी हाँ, बाहर की तरफ ही लेते हैं हमेशा, सेम डायरेक्शन हो गया। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जब आप लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन के भी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? ई इंटू ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी दे रखी है उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। जैसे 6 दे रखी है तो 6 लिख देंगे। एरिया ए स्क्वायर होता है, अगर इसकी लेंथ ए ब्रेथ ए दे रखी है तो ए स्क्वायर लिख देंगे और यूनिट लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर एरिया के लिए लेंथ दे रखी है इसकी तो यहाँ पे डालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो आगे, ये तो हमारी आई फर्स्ट फेज की। ऐसी अगर सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन अगर इधर वाले फेस का एरिया वेक्टर लें तो इससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स देखें तो आउटवर्ड इधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ें होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में उनके बीच कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये cos 180, और cos 180 कितना होता है? -1, तो ये हो जाएगा -EA। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 6 आई कैप या EX आई कैप, जो भी दे रखी है 6 दे रखी है, जैसे तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, एरिया की जगह ए स्क्वायर डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट लिख देंगे। तो एक 6 ए स्क्वायर हो गई, एक -6 से, माइनस का मतलब इधर की तरफ है, प्लस का मतलब ऐसे। चलिए बेटा, अब बात ये आई कि अगर हम इस वाले फेस की बात करें, इस वाले फेस की बात करें, तो बेटा खुद समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो जो क्यूब रखा है, क्यूब के सिर्फ इन्हीं दोनों फेसेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ऊपर वाले सरफेस से, नीचे वाले से, और जो आगे की तरफ है उससे तो कोई क्रॉस ही नहीं होंगी, पीछे जो सरफेस है उससे तो क्रॉस ही नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऊपर नीचे आगे पीछे वाले सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। एक सरफेस से मैं लेके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ऊपर वाला सरफेस ले रहे हैं, थर्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर
वेक्टर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इन दोनों के बीच एंगल 90 है, तो आप फ्लक्स जो लिखेंगे थर्ड वाले फेज से ये cos 90 लिखेंगे। cos 90 कितना होता है? 0। तो नेट फ्लक्स ऊपर वाले से कितना हो गया? 0, नीचे वाले से भी 0, आगे और पीछे वाले से भी 0। तो सारे सरफेसेस से एक्सेप्ट 1 और 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तीनों सरफेसेस से, चारों सरफेसेस से जो फ्लक्स है वो 0 होगा। और अगर इस क्यूब का नेट फ्लक्स पूछें कितना है नेट फ्लक्स, तो इन सारे फ्लक्स को ऐड कर दीजिए। सब फ्लक्स को ऐड करेंगे, ये तो φ1 + φ2 + φ3 एंड सो ऑन, सबको ऐड करेंगे बेटा। तो ये वाले तो सारे 2, 3, 4, 5, 6 वाले तो 0 हो जाएंगे। फर्स्ट वाले की जगह +6a² आएगा, सेकंड वाले की जगह -6a² आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0। यानी नेट फ्लक्स इससे कितना होगा? 0। बोले सर नेट फ्लक्स 0 कैसे हो गया? सर इससे तो पास हो रहा है, अंदर जा रहा है, इससे बाहर जा रहा है, सर नेट फ्लक्स 0 कैसे हो गया? या फिर नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या है? तो मतलब समझ लीजिए कैसे हुआ वो तो मैंने दिखा दिया। मतलब क्या है 0 होने का? आप देखिए, इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं डायग्राम के हिसाब से 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और 4 ही लीव कर रही हैं, तो जितनी आई उतनी निकल गई, तो ऑब्वियसली नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0। इसलिए नेट फ्लक्स 0 आ रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसे अगले क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा? एक जगह कम है, एक जगह ज़्यादा है, तो एंटर कम करेंगी, लीव ज़्यादा करेंगी, या लीव कम करेंगी, एंटर ज़्यादा करेंगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट वाला 0 नहीं होगा। जैसे देखिए, मान लें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, अब की बार EX आई कैप में इसकी जगह लिख दिया, जैसे 6 आई कैप की जगह आपको लिख दिया क्या? 6x आई कैप। 6x का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x की तरफ डायरेक्शन बढ़ता जाएगा, आगे जाते जाएंगे, वैसे वैसे x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। आई कैप डिनोट कर रहा है कि x एक्सिस के अलॉन्ग है। मान लें अगर ऐसा दे रखा हो तो क्या होगा? जैसे वही क्यूब बना लें इस तरीके से, इस तरीके से आप देखिए, ये x एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस है, तो जैसे जैसे x की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पे कम लाइंस एंटर कर रही होंगी, जबकि यहाँ से ज़्यादा लाइंस लीव कर रही होंगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, चलो भैया, ये इस तरीके से आप देखिए। तो अगर हम फर्स्ट फेस और सेकंड फेस की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट फेस में मान लें कि ये डिस्टेंस a दे रखा है और ये डिस्टेंस भी आपको a दे रखा है, इसकी लेंथ भी a है, लेंथ ब्रेथ, और ये डिस्टेंस भी x एक्सिस से a है। तो अगर मैं फर्स्ट फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है प्यारे EA cos थीटा। फर्स्ट वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया बाहर की तरफ होगा, तो कितना एंगल हो गया? 180। तो ये हो गया आपका EA cos 180। cos 180 होता है -1, तो ये हो गया -EA। और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जगह हम लिखेंगे 6x, जबकि एरिया साइड A है तो एरिया होगा A²। लेकिन हम x की वैल्यू डालें, फर्स्ट सरफेस ओरिजिन से कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, x की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन में जैसे लिखी है a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? -6a, और a² तो था ही आपका, तो ये हो गया आपका -6a³। ऐसे ही सेकंड फेज पे आए, चलिए सेकंड फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला EA cos थीटा की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और एरिया भी बाहर की तरफ है, तो E और A के बीच कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। तो EA cos 0 1 होता है, तो ये हो गया +EA। और बेटा अगर +EA फिर से वैल्यू डालते हैं, E का क्या फॉर्मूला है? 6x, ये मैग्नीट्यूड है इसका, और एरिया A²। बोले सर A² कैसे लिख रहे हैं? बेटा ये जो एरिया है ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया A² होता है। यहाँ पे सेकंड वाले फेस के लिए अगर आप देखें तो x की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड वाले फेस पे निकाल रहे हैं, सेकंड वाला फेस ओरिजिन से यहाँ तक है, ये A है, ये A है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a।
तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो जाएगा 12a³। तो इतना एंटर किया, इतना लीव किया। माइनस का मतलब हमेशा होगा कि एंटर किया, प्लस का मतलब होगा हमेशा कि उस सरफेस से लीव कर रहा है। तो अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, नेट फ्लक्स, बेटा नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका, दोनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे, φ1 प्लस φ2, ये φ1 हो जाएगा -6a³ और ये हो जाएगा +12a³। तो ये आपका बन जाएगा 6a³। ये आपका नेट फ्लक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप नेट फ्लक्स निकालेंगे अगर 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। इस तरीके से निकालेंगे। ये तब जब यूनिफॉर्म है और ये तब जब नॉन यूनिफॉर्म है। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, यहाँ पे हमने क्यूब लिया है, क्यूब की जगह क्यूबाइड भी हो सकता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स की शीट करेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। फिलहाल एक बात और, जैसे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट हो रही है, फ्लक्स A से फाई से डिनोट हो रहा है, उसका फॉर्मूला E वेक्टर डॉट A वेक्टर है। अगर किसी भी सरफेस का एरिया A है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड E पास हो रही है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। लेकिन बेटा मान लें, चलो अभी यहाँ पे ऐसा ले लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होने की बजाय ऐसे एंगल पे है, कुछ एंगल पे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इन दोनों के बीच का एंगल जो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कॉस थीटा। मान लें कि पूरे सरफेस से अगर हम एरिया फ्लक्स निकालना चाह रहे थे तो ये लिखेंगे ही। लेकिन बेटा अगर हम पूरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी, पूरे सरफेस का फ्लक्स ना निकालने की बजाय अगर हम सिर्फ छोटे से एरिया का ही फ्लक्स निकालना चाहते हैं कि इतने छोटे पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो पूरे एरिया को अगर ए से डिनोट कर रहे हैं तो छोटे से एरिया को डी से या डी से डिनोट करेंगे। और उसका अगर डायरेक्शन देखें तो इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसे इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा और उसे ए ना लिखने की बजाय डी वेक्टर लिखेंगे जिसके बीच का एंगल थीटा होगा। तो इस छोटे से सरफेस से पास होता हुआ जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हम ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख रहे थे, यहाँ पे टोटल फ्लक्स था तो फाई लिख दिया, यहाँ छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी इससे छोटा सा ही पास होगा, उसकी जगह हम फाई की जगह डी फाई लिखेंगे और उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, यहाँ टोटल एरिया ए था तो ए लिखा, लेकिन छोटे से एरिया से निकाल रहे हैं तो डी ए लिखेंगे। इस तरीके से ई तो छोटी सी नहीं लेंगे क्योंकि ई तो हर जगह कांस्टेंट है, ई जितनी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी यहाँ है, तो ई तो हर जगह ई है, इसलिए यहाँ पे डी नहीं लगेगा। सिर्फ छोटा सा एरिया था तो यहाँ डी, छोटा सा फ्लक्स था तो यहाँ पर डी लगेगा। ओके, अभी बात आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, तो घबरा मत जाना, ये एस क्या है समझ जाना भैया, क्या है एरिया, वो भी छोटा सा। अच्छा, छोटा सा फ्लक्स इतना है अगर, और किसी क्वेश्चन में आ जाए कि टोटल फ्लक्स निकालिए कि इस सरफेस से कितना पास हो रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे, इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट कैसे करें या इंटीग्रेट कैसे, वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इसका फॉर्मूला डाल दे रहे हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, एक कहानी और सुन लीजिए बच्चे। ये जो सरफेस था, ये सरफेस को हम कहते हैं ओपन सरफेस। जैसे ये कागज़ का सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, लेकिन अगर इसकी जगह एक बॉल होती तो उसे हम कहते हैं क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं, और क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। फॉर्मूला वही होता है, बस यहाँ पे एक गोला बना देते हैं ये दिखाने के लिए कि वो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किससे पास हो रहा है, क्लोज्ड सरफेस से। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, और ये वाला क्या था पहले वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओपन सरफेस। ठीक है, अच्छा अब बात ये आई प्यारे कि ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे। बेटा इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, इसको पढ़ने का ये तरीका होता है, इसे बोलते हैं, जैसे पहले इसे बताता हूँ, इसे बोलते हैं, ये है इंटीग्रेशन, तो इसे बोलेंगे इंटीग्रल। क्योंकि अरे ये एल काहे को लिख दिया भैया, एरिया आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तो है, किसका इंटीग्रेशन है,
एरिया के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम बोलते हैं, इसे अगर पूरी डिफाइन करना है वर्ड्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज क्या, एज सरफेस, क्योंकि एरिया है, सरफेस एरिया है, तो हमें सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। बच्चे यहाँ क्लोज लिया तो मैंने यहाँ शब्द क्लोज लगा दिया, यहाँ क्लोज नहीं होगा तो क्लोज शब्द यूज़ नहीं करेंगे। फिलहाल ये बोलने का एक तरीका है, इसे पढ़ने का तरीका है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। चलिए, ये फ्लक्स की बहुत बातें हो गई, बहुत गहराई में जाके आपको मैंने बेसिक्स इसके समझा दिए। चलो अब फाइनली चैप्टर भी शुरू कर देते हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। चलिए, गॉस थ्योरम क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। गॉस थ्योरम में क्या कहा गया है पहले वो स्टेट कर रहा हूँ, फिर उसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए भैया, क्या कहा गया है देखिए। गॉस थ्योरम स्टेट, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। गॉस थ्योरम ये स्टेट करती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। कहने का मतलब ये है, गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, लेट अस कंसिडर एक स्फीयर है, ये मैंने स्फीयर ले लिया इस तरीके से, बॉल है, इस बॉल के अंदर कोई भी एक चार्ज रखा है, लेट से प्लस क्यू का एक चार्ज रखा है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी बहुत सारी, इस तरीके से ऐसे निकल रही होंगी और इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, इस सरफेस से क्रॉस करके बाहर निकल रही। तो किसी भी एक क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, अगर वो निकालना चाहते हैं उसके लिए गॉस थ्योरम यूज़ होती है, जो ये कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। जैसे ये सरफेस था, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, तो इससे कितनी लाइंस फ्लक्स पास होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितना भी इसके अंदर चार्ज रखा है। प्लस क्यू रखा है तो प्लस क्यू रखेंगे, माइनस क्यू रखा है तो माइनस क्यू रखेंगे। बेटा फ्लक्स एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले में चार्ज अगर प्लस है साइन तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस डालेंगे, और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके फॉर्मूले में अगर कहीं चार्ज आ रहा है तो उसका साइन आप नहीं डालेंगे, सिर्फ वैल्यू डालेंगे। फिलहाल तो ये आपकी गॉस थ्योरम हो गई जो मैंने यहाँ पे लिख दी। कैसे प्रूफ करेंगे उससे पहले एक स्टेटमेंट और यहाँ पे कर लेते हैं। बच्चे, अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी नो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके भी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इन क्लोज सरफेस के लिए अभी आपने देखा कि इस तरीके से हमने ये लिखा था। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल होंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इस तरीके से ये हो गया। तो गॉस थ्योरम को ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये चीज़ भी गॉस थ्योरम से ही आई है। इसको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे गॉस थ्योरम कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, ऑल्सो बी स्टेटेड, इसे क्या पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस
जो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज enclosed inside the surface, inside the closed surface। ठीक है, ओके। तो दोनों तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिलहाल बात आई कि सर ये कैसे लिख दिया, कहाँ से आ गया, सर इसको प्रूफ करिए। तो चलो भैया प्रूफ कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है, और गॉस थ्योरम को अगर हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए हम कंसिडर करेंगे जो क्लोज सरफेस है वो एक स्फीयर है। तो प्रूफ गॉस थ्योरम यूजिंग अ स्फेरिकल सरफेस। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से लिया, इसके अंदर चार्ज ले लिया +q और इसका रेडियस ले लिया हमने कितना, r। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये एक क्लोज्ड सरफेस है, वो भी किस शेप का, स्फेरिकल। ठीक है, स्फीयर है ये। ओके बच्चे, प्रूफ करने के लिए ये हमने प्रूफ करना है तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है। थ्योरी में लिखेंगे कंसीडर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, लेट +q चार्ज बी प्लेस इनसाइड इट एट इट्स सेंटर, देन वी नो। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी नो क्या नो, ये नो क्या, वी नो, ये नो क्या नो, ये नो कि बच्चे फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यह हमें मालूम है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे डीए का मतलब होता है छोटा सा एरिया। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए इस पूरे स्फीयर का एक छोटा सा एरिया लेंगे और उस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालेंगे। तो आप देखिए अगर +q चार्ज है, पहले तो ये देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ, और इसका जो एरिया वेक्टर है इससे 90 डिग्री पे, वो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ, जैसे हम लिखेंगे डीए वेक्टर। तो बेटा इससे जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, पहले हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, वो कैसे निकालेंगे, डी फाई से, जिसका फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो स्मॉल फ्लक्स निकाला, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। बेटा इन दोनों के बीच एंगल कितना है, हाँ जी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 0, तो ये आपका हो गया ई डी ए। ये तो स्मॉल फ्लक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे, नाउ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस निकालें अगर, तो ये हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स था डी फाई, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर इंटीग्रेट करें बेटा पूरे सरफेस के लिए, तो यहाँ पे आप डी फाई की जगह लिख देंगे ई डॉट डी ए। क्लोज सरफेस है तो गोला लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, या ऐसा करिए, यहाँ पे तो ये आप निकाल ही चुके हैं, डी फाई की जगह ई, इसकी जगह लिख दीजिए ई डी ए। तो बेटा यहाँ पे ई का फॉर्मूला डाल दो। ई का फॉर्मूला क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे जो जो चीज़ कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, 1/4πε0 कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली रेडियस भी हर जगह कांस्टेंट ही है। अंदर बचा डीए। डीए का मतलब है छोटा सा एरिया, और अगर उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करने का मतलब सारे छोटे एरिया को जोड़ दो स्फीयर के, यानी टोटल एरिया मान लो। तो बेटा अगर टोटल एरिया मानना है, निकालना है, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करके टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया तो आपको मालूम है
क्या मालूम है स्फीयर का टोटल एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अरे पाई से पाई कट गया, अरे 4 से 4 कट गया, अरे क्या बचा 1/ε0, क्या बचा क्यू। अरे लो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला निकल आया कि इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, हैंस प्रूव्ड। ये इस तरीके से प्रूव आप कर देंगे। चलिए फिलहाल एक बात इसमें और थोड़ी सी बता दें, 2 बातें बता दें आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। 2 बातें नोट कर लीजिए। पहली तो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इस सरफेस से निकल रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। Electric flux passing through a spherical surface does not depend on किस पे रेडियस पे। बोले सर कैसे? अब देखिए भैया एक स्फीयर है, एक स्फीयर के अंदर चार्ज रखा है प्लस क्यू और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर इसके बाहर हम एक और सरफेस रख दें इस तरीके से, ये पहला सरफेस ये दूसरा सरफेस, तो आप देखिए इस चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मैंने ऐसे 4 बना ली, चलो तो ज़रा बताओ पहला जो सरफेस था उससे कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4, और बेटा यही लाइंस आगे की तरफ जा रही हैं, आगे यही जाएंगी, तो दूसरे सरफेस को भी कितना क्रॉस करेंगी, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आएगा कि अगर हम स्फीयर का रेडियस डबल कर दें तो बताओ उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे अरे सर फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, फ्लक्स रिमेन्स सेम, पहली बात। चलिए दूसरी बात ये कहेंगे कि अगर एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, चाहे वो क्लोज सरफेस आप स्फीयर ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, कोई भी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, तो वो कहेंगे बताइए इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो बेटा पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें। फॉर्मूले के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज, टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। तो आप देख लो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है, 2 चार्जेस हैं यहाँ पे, एक Q1 और एक Q2, तो यहाँ लिख दे रहे हैं Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज है। लेकिन एक बात है, एक चार्ज प्लस Q है, दूसरा चार्ज माइनस Q है। बेटा साइन अगर माइनस है तो माइनस डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, या साइन कंसिडर किया जाता है। तो ये तो Q माइनस Q कट गया, कितना आ गया 0। इसका मतलब किसी भी सरफेस के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगा। बात ये आई कि सर नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या निकला। नेट फ्लक्स 0 मैथमेटिकली तो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर हम समझाना चाहें आपको कि 0 क्यों आ रहा है तो आप समझिए, जैसे ये प्लस चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ वो निकलती हैं। मान लें ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी 1 2 3 4, जैसे प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं ऐसे ही माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, देखिए जितनी इससे निकलती हुई बनाई है उतनी ही इसमें एंटर करती हुई बनाई है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, जिसकी वजह से इनसे निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। 4 बाहर निकल रही हैं, 4 अंदर आ रही हैं। तो आप ये देखिए जो सरफेस है इससे 4 लाइंस जब बाहर निकल रही हैं, 4 लाइंस अंदर आ रही हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या किसी सरफेस के अंदर, अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उससे नेट फ्लक्स तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन क्या वाकई में उस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही होंगी? तो आंसर है नो। नो मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो कोई भी लाइंस उस सरफेस से पास नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उस सरफेस को क्रॉस करेंगी, जैसे यहाँ देखिए कर रही हैं, कुछ बाहर भी जा रही हैं, कुछ अंदर भी आ रही हैं, लेकिन बस ये है कि नेट फ्लक्स 0 होगा, जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर आएंगी, जिसकी वजह से नेट फ्लक्स 0 होगा।
तो बेटा आज के लिए ये सेशन आपका था जिसमें हमने गॉस थ्योरम समझी और उसकी आपको डिटेलिंग बताई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपको मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी है। तो बेटा अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से काम करिए कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।